वेलकम टू आवर चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक नए सब्जेक्ट को कर रहे हैं फॉर योर मल्टीपल एग्जाम्स। अगर आप AIB 18 को दे रहे हैं या फिर आप दे रहे हैं JLO के एग्जाम को या फिर और किसी लीगल ऑफिसर लॉ वैकेंसी के एग्जाम को, जहां पर आपका जो कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट है, वो आता है, राइट? सॉरी, JLO में नहीं आता, बट यूजुअली आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर कंपनी लॉ का टॉपिक आता है। तो आज के इस वन शॉट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को केटर करते हुए इस पूरे सेशन को करेंगे। तो एक बार सेशन शुरू करने से पहले मुझे बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, विजिबल टू यू गाइज? क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी को दिख रही हूँ? क्या पीछे की जो स्क्रीन है वो आप सभी को दिख रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कंपनी लॉ, और कंपनी लॉ को पढ़ने से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ये, है ना? यस, एम आई ऑडिबल, विजिबल? Fine. All right. Thank you so much guys for replying me back. So company law, देखो इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि यूजुअली जो हमारे कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उनके क्या रूल्स हैं। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना कि एक लिमिटेशन, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, पावर्स होनी चाहिए कि जब कोई भी कंपनी बने तो वो इन सारी चीजों को फॉलो करेंगी। वो फॉलो करेंगी तभी उसकी ऑथेंटिसिटी रहेगी, तभी उस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन रहेगी और हम जान पाएंगे कि ये एक वैलिड कंपनी है। ऐसे तो आप और मैं मिलकर बात बना लें और बात कर ले और हम कह दें हमारी कंपनी है, नहीं। कंपनी की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी का क्या नेचर होता है, तो वो सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। और इस एक्ट को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ नई चीजें सीखेंगे और फिर आप उनको उसी तरीके से, उसी नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। चलिए एक ही क्लास के अंदर खत्म करते हैं कंपनी लॉ के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। जो भी मैं वन शॉट की वीडियोस लेती हूँ, उन सब में सबसे पहले हमारा यही एक फॉर्मेट रहता है, और एक ऐसा फॉर्मेट है जहां से आपको मैं सब्जेक्ट के अंदर ले चलती हूँ, जैसे कहते हैं ना, डुबो देती हूँ, और फिर आप स्वयं करते करते, सीखते सीखते पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन, अगर हम बात करें, अभी हमने हाल ही में मैंने एक और वीडियो ली लेबर लॉ की क्लासेस ली आप सभी की। तो जैसे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, और आए दिन कंपनीज, इंडस्ट्रीज, इन सभी चीजों से लेकर कुछ ना कुछ न्यू होता रहता है। तो यानी कि जो ऐसे लॉज होते हैं, इनको अपडेट होना जरूरी होता है, लोगों की नीड्स को फुलफिल होना चाहिए। तो द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट मेनी चेंजेस इन दिस सेक्टर। कंपनी फॉर्म a business is considered to be the best from among all of the firms. So companies एक one of the best and organized sector के बारे में बात करता है कि जब एक कंपनी बन जाती है ना। तो हमने देखा था लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ में कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते थे, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते थे। तो यहाँ पे ये सबसे क्या माना जाता है, एक बिजनेस कंसिडर्ड किया जाता है, कंपनी एक बिजनेस के फॉर्म को कंसिडर किया जाता है। लाइक कॉर्पोरेट फॉर्म of organization is the greatest invention in the 19th century. अगर मैं इसकी एवोल्यूशन के बारे में बात करूं तो 19th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ और वहां से ये ग्रोथ लेता चला गया, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर, हमारा बिजनेस सेक्टर, तो ये सारी चीजें। And of course, the next after the wheel, and it has brought forth such a radical change in the business world, which perhaps without it could never have imagined. इस तरीके से जो business world बढ़ा हमारे देश के अंदर, इससे क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर मैं बात करूं तो, और साथ ही साथ हमें बहुत ही ज्यादा ग्रोथ, और इसका स्टैटिस्टिकल ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। इंडस्ट्रीज बढ़ती चली गई, इंडस्ट्रीज से फिर रेवोल्यूशन होता चला गया, कंपनीज का, बिजनेसेस का, ट्रेड का, और एज मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोग कहाँ चल पड़े, ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल पड़े। हम भी कनेक्ट करने लगे इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, हम भी ट्रीटीज, हम भी अग्रीमेंट्स करने लगे इंटरनेशनल ट्रीटीज के, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। And corporate structure has become more and more important in the era of globalization. अगर हमें globalization को भाग के पकड़ना है तो corporate sector उसका one of the major important pillar है to reach to the globalization and to be in the world.
right? This form of business organization capable of mobilizing the larger amount of capital with the provisions of limited liability and efficient and specialized management to organize and run the modern large scale business. अब आपने देखा कि एक बार जब देखो, अगर मैं बात करूं एवोल्यूशन की, तो आप और मैं भी मानो हम कंपनी लॉ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बट अभी आप देख सकते हो कि कहाँ हम लार्ज स्केल बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, एंड अगेन वो एक बूम फिर से आ रहा है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को। आप अगर इंस्टाग्राम के अंदर देखो, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है ना? तो आप छोटी स्मॉल स्केल कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं, और कहाँ तक वो जा सकती है, कितना वो ग्रोथ कर सकती है। आप सभी लोग शार्क टैंक देखते ही होंगे। शार्क टैंक के अंदर कैसे उन्होंने एक बिजनेस आइडिया बनाया, उसको इतना बड़ा किया, करोड़ों का बिजनेस किया उन्होंने, मंथली एंड एनुअली उन्होंने बिजनेस किया। तो ये एक्चुअल में हम लोग कहाँ हैं? ग्लोबलाइजेशन के अंदर है। हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर। तो अब वही चीज हो रही है कि जहां पर स्मॉल स्मॉल आइडियाज भी बहुत बड़ी रेंज तक जा रहे हैं। सो यही कंपनी का कमाल है, यही कंपनी लॉ का कमाल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं, अ कंपनी इट्स इन इट्स ऑर्डिनरी नॉन टेक्निकल सेंस मींस अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएटेड फॉर अ कॉमन इंडिविजुअल। अब कंपनी के अंदर हम लोग 4 लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस को चला रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट कॉमन है कि हम अपने प्रोडक्ट को, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई प्रोडक्ट है, हम उसको लेके जाएं, लोगों तक पहुंचाएं, फेम पाएं, हम अपने प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा क्या है? कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हमारा उद्देश्य है। and which may to carry business for gain and to engage human activity for the benefit of the society। अब ये बिजनेस जितना बड़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट निकलेगी, है ना, नौकरियां निकलेंगी, और क्या होगा? हम लोग प्रॉफिट को गेन करना चाहेंगे, पैसा भी कमाना चाहेंगे बिजनेस के थ्रू, प्लस नाम भी चाहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर शार्क टैंक की बात करूं, तो शुगर ब्रांड कैसे अभी शुरू हुआ और कितने अच्छे ग्रोथ पर चला गया। जो भी शार्क टैंक्स के अंदर शार्क्स थे, मतलब मैं इसीलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा एक वेब आई थी सीरीज, एपिसोड्स आए थे जो हम सबने बड़ी ही इंटरेस्ट लेकर देखे थे। तो यही चीजें हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ड कंपनी एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट एसोसिएशन। ये कंपनी क्या है? ये कंपनी क्या है? This company employed to represent the associations formed carry on business for profit and to promote art। किसको प्रमोट किया हमने? आर्ट को। मेरी कोई कलाकारी है, मेरी कोई इन्वेंशन है, मैंने कोई दिमाग लगा के कोई प्रोडक्ट बना दिया, इन्वेंशन कर दी, तो उसको वो प्रमोट करता है। साइंस को प्रमोट करता है, एजुकेशन को प्रमोट करता है। अब मान लीजिए ये एडटेक इंडस्ट्री है ना, अड्डा 247 है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग किसको प्रमोट कर रहे हैं? एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन घर घर तक लेके जा रहे हैं, राइट, एंड और टू फुलफिल सम चैरिटेबल पर्पसेस। तो ये सारी चीजें कंपनी के अंडर आ सकती हैं। एनीथिंग एनीथिंग इज इंक्लूडेड in the form of company। Now, the Companies Act is a self-contained act and it consists of all provisions concerning and regulating or coping with the affairs of registered company। तो यहाँ पर इस कंपनी एक्ट के अंदर जो हम अब एक्ट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या है? सब कुछ है। ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकॉर्पोरेशन के मेथड, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सभी प्रोविजंस रिगार्डिंग टू दी कंपनी इटसेल्फ। राइट, यहां तक समझ में आया? जल्दी बताइए, यहां तक आया समझ में? बताइए बताइए। ठीक है, राइट, चलिए जी आगे चलते हैं। नाउ अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। सो सेक्शन 3 डील करता है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। सबसे पहले नंबर 1 चीज इसको नोट कर लीजिए, क्या है? 1956 का ये एक्ट है। उसके बाद यहाँ पर
डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, जो भी कंपनी फॉर्म बनाई गई है और जो रजिस्टर कराई गई है इस एक्ट के अंदर, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। तो यानी कि एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि कंपनी क्या होती है, केवल कंपनी उसको हम कहेंगे जो इस एक्ट के अंदर क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। और सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एग्जिस्टिंग कंपनी को ही अगले क्लॉज में बता दिया गया है कि क्या है एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ। यानी कि ये जो 1956 से पहले अगर वो कहीं पर रजिस्टर्ड है तो वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के अंदर आ जाएगी। सो सिंपल, कंपनीज की डेफिनेशन, कंपनी के बारे में नहीं बताया, केवल बता दिया कि भाई जो रजिस्टर्ड होगी वो इस कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी मानी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या आपके एसेंशियल्स हैं, क्या क्या रिक्विजिट्स हैं, वो सब कुछ वहां पर बताया हुआ है। आगे चलते हैं। द डेफिनेशन डज नॉट रिलीव द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, वही मैंने बताया। एंड अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ यूएसए, उन्होंने बताया, उन्होंने इंटरप्रेट किया कंपनी का मतलब। क्या बोलते हैं, अ कंपनी इज अ पर्सन। कंपनी कौन है, एक कोऑपरेटिव पर्सन है, ठीक है, एक इंसान की तरह है। हम कंपनी के ऊपर केस डाल देते हैं ना, तो कंपनी उस एक इंसान की तरह है जो आर्टिफिशियल है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, मेरी और आपकी तरह आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, आप उसे देख नहीं सकते, हेलो हाय मिल नहीं सकते, हग नहीं कर सकते हो कंपनी को, यू कांट डू दैट, है ना। तो क्या है, इनविजिबल है, एंड इंटेंजिबल है, विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड। आप उसको, मैंने कहा ना, हग नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और कंपनी भाई कैसे हो, क्या हाल है, ऐसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। सो इनविजिबल है, आर्टिफिशियल है, इंटेंजिबल है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। केवल एक लॉ से बना हुआ आकार है, एक लॉ से बना हुआ क्या है, एक एक मतलब जोड़ है बहुत सारी चीजों का, राइट। एंड बीइंग मेरा क्रिएचर ऑफ लॉ, क्योंकि ये लॉ से बना है, लॉ का एक बना हुआ क्रिएचर है कंपनी, इट पोजेसेस ओनली द प्रॉपर्टीज विच द कैरेक्टर ऑफ इट क्रिएशन कॉन्फर्स टू द ईदर एक्सप्रेसली और इन इncidental इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। तो ये सारी चीजें जो उस बने बनाए क्या होगा, क्रिएशन ऑफ लॉ के अंदर समा जाएंगी, उसके एम्बिट के अंदर आ जाएंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, उसी की ही क्रिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी वो सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। कभी कभी मिले हो कंपनी से, मुझे बताइए, कभी हाय हेलो हुई है, डिनर विनर किया है कभी कंपनी के साथ, या फिर कंपनी का नाम लिया है, कंपनी के बारे में डिस्कस किया है, उसकी रेपुटेशन के बारे में डिस्कस किया है, उसके ब्रांड के बारे में डिस्कस किया है, क्या किया है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। देखो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तभी तभी मजा आएगा, ठीक है, बातचीत हम बीच में करते रहेंगे तो हम मजे से और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहेंगे, है ना जी। तो बोर होते हो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, और मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट बोर हो जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आफ्टर कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लियर डेफिनेशन जो मार्शल ने दी, कंपनी को एक और डेफिनेशन मिली, क्योंकि जब क्या होता है, जब किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड की डेफिनेशन नहीं होती ना, तो बड़े सारे ज्यूरर्स, बड़े सारे जस्टिस क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो वही उनका नाम होता है और वो आसान कर देते हैं हम जैसे लोगों को पढ़ने में और समझने में, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई ये क्या होता है, हम इन्हीं के थ्रू पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। So given by the Lord Justice Lindley ने ये डेफिनेशन दी थी, देखो क्या बोलते हैं लिंडले जी, अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, काफी सारे लोगों को मिलकर जो इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इनका एसोसिएशन क्या बना रहा है, कंपनी को बना रहा है, हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी, चाहे ये लोग क्या दे, पैसा दे दें, राइट, चाहे पैसा दे, कैपिटल लगाएं। भाई आप कहो कि मैम मेरे साथ आप कंपनी में आ जाओ, पार्टनर बन जाओ, बट मैं कहूंगी यार मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ आपको पढ़ाने का काम करती हूँ, बट मैं पैसा लगा सकती हूँ, ठीक है, तो बाय मनी मैंने उस कंपनी के अंदर एसोसिएट कर लिया, और कंट्रीब्यूट मनी, और मनी वर्ड्स टू द कॉमन स्टॉक, कोई ऐसा कॉमन स्टॉक दे दिया जिसकी वैल्यू मॉनेटरी में हो, कोई कॉमन स्टॉक दे दिया कि ठीक है आई विल गिव यू माय दिस थिंग, कि जो आपकी वैल्यू को ऐड कर देगा इसके अंदर, एंड एम्प्लॉय इट सम ट्रेड, अब ये जो कंपनी खुली है या कोई ट्रेड करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, एंड ये सारे लोग जो होंगे जिन्होंने इसमें एफर्ट्स लगाए होंगे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैंने अपना पैसा आपकी कंपनी में लगाया है तो मैं उसका प्रॉफिट शेयर करूंगी ना, या मैंने अपनी कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी आपको एक प्रॉपर्टी दे दी है कि आप यहाँ पे कंपनी चलाओ, तो मैं प्रॉफिट लूंगी। सो एनीबॉडी हु इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग with regard of money, with regard of
एनी स्टॉक, कॉमन स्टॉक विच इज वर्थ ऑफ मनी, उन सभी को प्रॉफिट्स वो सारे के सारे लेंगे और एज लॉस भी शेयर करेंगे, क्योंकि नुकसान होगा तो सभी शेयर करेंगे. एंड अराइजिंग फ्रॉम द कॉमन कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड मनी एंड द कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो ये सारी चीजें जो भी दी जाएंगी कंपनी के अंदर लगाई जाएंगी, दैट कॉल्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पर लिंडले ने ये डेफिनेशन दी थी. तो मुझे तो दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छी लगी. ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट मैंने बहुत अलग अलग और बहुत अच्छी अच्छी इजी लैंग्वेज वाली मैंने आप सभी के लिए डेफिनेशन यहाँ पे डाली है. आगे चलते हैं. द पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिन लोगों ने यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट किया या ये सामान इनके बिलोंग करते हैं, ये सारे कौन हो जाएंगे? इस कंपनी के मेंबर्स हो जाएंगे, है ना. मैं भी कंपनी की मेंबर हूं तुम्हारी. एंड आर मेंबर्स एंड द प्रोपोर्शन कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर. मान लो मैंने लगा दिया आपका इतना, किसी ने लगा दिया 2/3 लगा दिया, किसी ने 1/3 लगा दिया. तो जितना जितना जिसने पैसा लगाया या कैपिटल लगाया उतना उतना उस हिसाब से उनको शेयर भी मिल जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्लस दे अग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स. उसके बाद शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट ट्रांसफर इज ऑफन मोर लेस रिस्ट्रिक्टेड. शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बट राइट ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है. फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कंपनी क्या है? एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है. केवल ऐसे ओरल बैठी बिठाई खाली पिलाओ कंपनी नहीं होगी. कंपनी वो होगी जो कि रजिस्टर्ड होगी, विच इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग एन इंडिपेंडेंट लीगल. देखो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, वेरी नाइस. देखो क्या बोल रहा है, ये मैं हटा देती हूँ. ये देखो यहां से पढ़ना है. अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, विच इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, हैविंग इंडिपेंडेंट लीगल, अपनी खुद की उसकी कोई वैल्यू है, एंटिटी है, वो अपने आप में कुछ है उसका. एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन यानी कि एक कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूटिव अमाउंट भी ऑलरेडी है कि किसने कितना कैपिटल लगाया है. एंड अ कॉमन सील फॉर इट्स सिग्नेचर. इस कंपनी के अंदर क्या है? एक कॉमन सील, सबके सिग्नेचर्स हैं. एंड अ कॉमन कैपिटल कंप्राइज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर एंड कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी. नाइस, गुड. सारी चीजें इस चंद लाइनों में कंपनी के रिगार्डिंग हमने पढ़ ली, राइट? ठीक है ना. आगे चलते हैं. अब फटाफट से हम लोग जंप करते हैं. भाई कितनी तरह की कंपनी होती है? अब हमने बहुत अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में जान लिया है. अब कितनी तरीके की कंपनी होती है? नंबर 1, पहले जो कंपनीज एक्ट 2013, आपने पता है ना, जो 2013 का कंपनीज एक्ट आया था, उसने जो पिछला कंपनीज एक्ट था उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया था, पूरी तरीके से चेंज कर दिया था. और यहाँ पर जो 2013 का जो एक्ट आया था, अब यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होते हैं, प्लस जो अमेंडमेंट्स हुई, चेंजेस हुए उसके द्वारा. So provides for the kinds of company that be promoted under the act, the 3 basic type of company. 3 तरह की कंपनीज होती हैं. अभी 3 तरह की कैसे? प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, हम जानते हैं. पब्लिक कंपनीज, ये भी हम जानते हैं. क्या हम तीसरे नंबर की कंपनी को जानते हैं? That is one person company to be formed by as private limited. कभी देखा है ना आपने हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, लिमिटेड कहीं कंपनीज के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है ना. एक एग्जांपल दो मुझे, कौन सी, आपने कोई ऐसा ब्रांड बताओ, कोई ऐसी कंपनी बताओ जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो. बताओ मुझे जल्दी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, कमेंट में लिख दो. चलो, और रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो भी कमेंट में लिख सकते हो. चलिए अब आगे बात करते हैं. ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. These are 3 ways कि कंपनीज किस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो सकती है. इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर हो सकती है, ठीक है. तो चलिए पढ़ते हैं फटाफट से इसके बारे में. सबसे पहला हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कंपनीज के बारे में. किसके बारे में? स्टैट्यूटरी कंपनीज के बारे में. नाम से ही क्या पता चल रहा है कि these are constituted by a special act of parliament or state legislations. The provision of the Companies Act 2013 इसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं अप्लाई करेंगे. जैसे जैसे these types of companies are Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation LIC, है ना. अब ये भी तो कंपनी है. क्या है? ये कंपनी है, लेकिन स्टैट्यूटरी कंपनीज है. स्टैट्यूटरी एज इन इनका नॉर्मल आप और मैं कंपनीज एक्ट के दौरान इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करा सकते. इनका स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है. इनकी स्टैट्यूटरी क्या है? ऑथेंटिसिटी है, अथॉरिटी है.
सो ये कुछ कंपनीज जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, और एग्जाम्पल्स आप भी दे सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर है। तो ये इनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं। आगे चलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। अब ये कंपनीज एक्ट के अंदर आएगा द कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड, registered under the Companies Act 2013 or under any previous company law which falls under this category। तो क्या होगा, कोई भी कंपनी लॉ जो इस कैटेगरी के अंदर आती है, जिसको इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है। तो ये हो गया सेकेंड काइंड ऑफ। थर्ड पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब सेकेंड यहां पर आ गया है लाइबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर भी तीन आती हैं। पहले हमने किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, देखिए भूल ना जाना, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर 1। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ लाइबिलिटी। तो तीन तरीके से लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्शन कंपनी होती है। नंबर वन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी का मतलब क्या है, क्या इनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है? यही हम समझ पा रहे हैं? तो चलिए अच्छे से समझते हैं। In this type of company, the member are liable for the company's debt। देख रहे हो, यानी कि इसके जो भी मेंबर्स थे, यानी कि A, B, C, कोई भी मेंबर से कंपनी का कोई भी कर्जा है, कंपनी का कोई भी कर्जा है, कोई भी डेट है, उसके लिए ये मेंबर्स लाइबल होंगे। ठीक है, इनकी कितनी लाइबिलिटी है? अनलिमिटेड। यानी कि कंपनी से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो ये जो सारे मेंबर्स होते हैं ये लाइबल होते हैं। इन्हीं को पकड़ो भाई, आजा आजा दे दे भाई, तो इन्हीं को ही पकड़ो। एंड इन द प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट द कंपनी एंड देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। सच companies may or may not have share capital, they may have either the public company or a private company। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में पब्लिक कंपनी भी आ सकती है, प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड है इनकी लाइबिलिटी। अब बात करते हैं सेकेंड तरीके की, जो कि है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनीज, अब यहां से समझ में आ रहा है कि ये कंपनी आपको इंश्योर कर रही है, आपको गारंटी दे रही है। ऐसा लग रहा है ना देख के? लग रहा है कि नहीं लग रहा है देख के? चलिए देखते हैं। So a company that has the liability of its member limited to such amount। पहली बात तो limited है, इनका जो कह सकते हो जिम्मेदारी है ना? That liability is limited to such amount as the members may respectively undertake। सारे members undertake करेंगे by the memorandum। memorandum अभी हम पढ़ेंगे। memorandum मतलब मान लो हमने एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिया, memorandum ये समझिएगा अभी। टू कॉन्ट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट बीइंग वाउंड अप। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग उस मेमोरेंडम के अंदर पहले से ही लिख लेंगे कि अगर कंपनी बंद हुई तो इसके जो एसेट्स थे, कंपनी की जो कैपिटल थी, एसेट्स होते हैं ना, मान लो कंपनी में बहुत कुछ लगा होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर्स ऑफ गारंटी कंपनी आर इन इफेक्ट placed in position of guarantors of the company's debt to agreed up to the agreed amount। अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। हर पार्टनर के ऊपर आराम डिस्कस करके, तय करके अमाउंट दिया जाएगा, कितना एसेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितना डेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डेट यानी कि कर्जे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो हर पार्टनर की क्या होगी, लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ठीक है, सो ये हमने यहां से सीख लिया। अब आगे बात करते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। एक तो ये कैपिटल गारंटी हो गया, एक हो गया शेयर्स। अब शेयर्स का क्या मतलब है? शेयर्स का क्या मतलब है? आप में से कोई जानता है शेयर्स के बारे में? चलो, बाय दी अ कंपनी हैज लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये जो ऑल मेंबर्स हैं, कितने थे हमारे मेंबर्स? मान लो ABCD थे ये मेंबर्स। इनकी लाइबिलिटी क्या है? मेमोरेंडम टू द अमाउंट पहले ही डिसाइडेड है। इफ एनी अनपेड शेयर रिस्पेक्टिवली हेल्ड देम इज टर्म्ड एज अ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। फॉर एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, अ शेयर होल्डर, जिसने क्या किया है, एक शेयर होल्डर ने कंपनी का शेयर खरीदा, जिसने 75 रुपए दिया ऑन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, 100 कैन बी कॉल्ड अपॉन द पे बैलेंस 25 ओनली। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर एज आर बाय फार मोस्ट कॉमन में बी इधर पब्लिक और प्राइवेट। यानी कि जो शेयर्स का अमाउंट है
देखो द बैलेंस 25। तो अब ये जो लिमिटेड है, जो लिमिटेड अमाउंट बचा या जो लिमिटेड वैल्यू बची, उसको सभी मेंबर्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इधर डेट के फॉर्म में करेंगे, मान लो डेट है तो देंगे, प्रॉफिट है तो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये भी कंपनी चाहे प्राइवेट हो सकती है या फिर पब्लिक हो सकती है। अब कुछ अलग तरीके की कंपनीज भी होती हैं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल डाल दिया यहाँ पर कि अलग अलग और तरीके की कंपनीज क्या हो सकती है। यूजुअली सिलेबस के अंदर वही है जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन ये अगर आप मतलब कहते हो कि भाई मुझे तो कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट लॉ करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो आपको एक फुल एंड फ्लेज रिसर्च करनी होगी इन सारी कंपनीज पे भी। जैसे कि बात होती है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, है ना, फॉरेन कंपनीज होती हैं, ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, निधि कंपनीज होती हैं, डोरमेंट कंपनीज होती हैं। ये बहुत सारी तरीके की कंपनीज भी होती हैं। और नंबर 1 एसोसिएशन फॉर नॉन प्रॉफिट लाइसेंस, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपकी और कंपनीज के। यहां तक समझ में आया? तो फिर आगे चलते हैं, बताइए समझ में आया? यस, ओके, गुड। अब हम काफी देर से पढ़ रहे हैं कि कुछ होती हैं पब्लिक, कुछ होती हैं प्राइवेट कंपनीज, है ना। अभी हम काफी देर से पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, बट ये एक्चुअल में क्या होती हैं, कैसे बन जाती हैं? तो इसको जानने से पहले हमें एक क्लासिफिकेशन और भी पढ़ना है, बाय द नंबर ऑफ पीपल। पीपल नहीं कहूंगी, मेंबर्स बोलेंगे, कि मेंबर से भी यहाँ पर कंपनीज को क्लासिफाई किया जाता है कि कितने मेंबर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं। भाई कितने मेंबर से किस कंपनी में क्या बन जाता है, लेट्स डिस्कस। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज लुक्ड अपॉन व्हाइल क्लासिफाइंग देम। अगर आपको कंपनी को पहले क्लासिफाई करना है तो देख लो वो कंपनी कितने लोगों से बनी हुई है, कितने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल अंडर द, जो अभी मैं बताऊंगी आपको। एंड द नंबर्स ऑफ मेंबर कंपनीज में बी क्लासिफाइड इनटू किस तरीके से, कोई है जो जानता है किस तरीके से अब मिलेंगे? लेट्स डिस्कस। प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, है ना, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो पहले ये जान लेते हैं, कितनी देर से हम लोग पढ़ रहे थे प्राइवेट पब्लिक क्या होता है। तो क्या इनकी क्लासिफिकेशन, क्या इनका नाम, इनके मेंबर्स कितने हैं उससे हो जाता है, उससे हो जाता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। बहुत ही मजेदार ये आपका टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन दिस लॉ। और एक क्वेश्चन यहां से जरूर आ सकता है। पहले चलते हैं, द प्राइवेट कंपनीज एज डिफाइंड अंडर, पहले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कहां पर डिफाइंड है, सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर, वेयर इट मे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वेयर जहां पर क्या हो सकता है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी इन टर्म्स को केवल आप सुनो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, इन सारी चीजों को सुनो, अभी हम आगे आने वाले टाइम पर इसे डिस्कस करेंगे। एंड रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। पहली बात, प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी माइट बी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 50। यानी कि प्राइवेट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। And the shares and debentures of such companies are not available for the public at large. ठीक है, जो इनके शेयर्स होंगे, कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होंगे। नॉर्मल जनरल पब्लिक, आप और मैं उसके शेयर्स नहीं ले सकते, आप और मैं उसके डिबेंचर्स नहीं ले सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी टू बी कॉल्ड द प्राइवेट कंपनी इज 2। सो मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 2 से लेकर कितने तक, 50 तक।
And to be a private company is two, wherein it's clearly said that two members jointly holding a single share shall be considered as one member, not two members. और लेकिन अगर ये क्या होगा, अगर ये joint share को इनके पास है, इनके पास joint share है, तो ये दो मेंबर भी एक ही कहलाएंगे, यानी कि दोनों के पास several shares होने चाहिए, तब वो two members of company कहलाएंगे. And two members and the easy identification of private companies is private limited. तो आप प्राइवेट लिमिटेड को कैसे जान सकते हैं कि जब उसकी क्या है, उसके आगे लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड अटैच टू इट्स नेम. कोई भी कंपनी का नेम आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है. राइट? ठीक है, प्राइवेट कंपनी का समझ में आया. अब चलते हैं पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? एज डिफाइंड, देखो इसको सेक्शन में कहा जा रहा है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट. पब्लिक कंपनीज आर वंस विच आर नॉट प्राइवेट कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो सारी पब्लिक कंपनी हो जाएंगी. तो अब इनकी रिक्विजिट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो पढ़ते हैं. एज मैंडेट इन सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ए, वो बी के अंदर था. ए के अंदर क्या बताया हुआ है, कुछ मैंडेट प्रोविजंस बताए हुए हैं. ऑफ द कंपनीज एक्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 7 मेंबर्स. एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 7 से तो शुरू होगी, यानी कि 7 मिनिमम होना चाहिए. मिनिमम होना चाहिए किस चीज के लिए, कंपनी, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए. एंड इट इज इंट्रिंसिक nature of public company that there is right to transfer the share and debentures of the public company to the public and large. तो ये जो पब्लिक कंपनी है इसके पास क्या, ये अपने शेयर्स, डिबेंचर्स को शेयर कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है टू द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि मैं भी खरीद सकती हूँ, आप भी खरीद सकते हैं इसके शेयर्स, तो पब्लिक एट लार्ज को ये ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इनकी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब प्राइवेट में तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें इतनी कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो यहां तक समझ आया दोनों के बीच में डिफरेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में डिफरेंस. एक बार रीड करिए इसको. चलिए अब करते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी. फीचर्स ऑफ द कंपनी, क्या है कंपनी के फीचर्स. सबसे पहले कंपनी को हम क्या बोलते हैं, एक कॉर्पोरेट बॉडी बोलते हैं. हमने कहा ना कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, तो वो कौन है फिर, बॉडी ऑफ लॉ है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो उसको हम एक कॉर्पोरेट बॉडी के नाम से जानेंगे. ठीक है, बॉडी तो है एक पर्सन की तरह, लेकिन कॉर्पोरेट बॉडी है. ठीक है. अ कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड. सबसे पहले अगर कंपनी को कंपनी बोलना है तो वो रजिस्टर्ड होगी कहां पर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर. And any other organization incorporated with the registrar of the companies and subsequently not registered cannot be considered as a company. मान लो उस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, सब्सिक्वेंटली उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया या कोई भी चीज हो गई, तो वो कंपनी नहीं कहलाएगी. मैंने क्या बोला, हम कंपनी उसी को ही बोल रहे हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसी को ही हम कंपनी बोल रहे हैं, है ना. समझ रहे हो भाई. कोई चीज नहीं भी समझ में आ रही ना तो कमेंट कर दो, क्योंकि मैं तो बहुत फ्लो में एकदम पढ़ा रही हूँ और ये भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है. तो कोई भी चीज जो नहीं समझ में आ रही बोल दो. आगे चलते हैं. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. मैंने बोला था एक लीगल एग्जिस्टेंस है. ये जब कंपनी बन जाती है और इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो इसकी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है ये. अ कंपनी exists a separate legal entity which is different from its holders and members. ये मेंबर अलग हैं. सुनो, माना ये कंपनी है, इस कंपनी के ये मेंबर्स हैं ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं, ये अलग हैं, ये सेपरेट हो सकते हैं. और ये जो कंपनी है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. और ये मेंबर्स, ये शेयर होल्डर्स, ये अलग है. इस कंपनी की भी अलग से लाइबिलिटी है, इनकी भी अलग से लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. So different from its members and shareholders. Due to this feature, shareholders can enter to a contract with a company and can also sue the company and sued by the company. तो जब ये वो है तो इसको क्या करा जा सकता है, sue भी किया जा सकता है. ये कंपनी भी किसी को sue कर सकती है, sued by company.
क्योंकि ये कि आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही है ना, इसके भी कुछ अपने राइट्स होंगे, इसके भी कुछ लाइबिलिटीज हैं। जो जब कोई भी पर्सन की लाइबिलिटीज हैं तो अल्टीमेटली उसके राइट्स भी होंगे। मेरी अगर कोई लाइबिलिटी है तो मेरा कहीं हक भी तो होगा, मेरे कोई राइट्स भी तो होंगे, है ना। चलिए, एंड उसके बाद बात करते हैं अगले फीचर के बारे में, दैट इज दी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? एज द कंपनी एग्जिस्ट अ सेपरेट एंटिटी, members of the company are not liable for the debts of the company। अगर कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मेंबर ऑफ कंपनी वो लाइबल नहीं है कंपनी के डेट्स के लिए। and liability of a member of a company is limited due to the extent of shares that are held by them or extent guarantee amount। so basically इसके बारे में, इसको इस तरीके से ना पढ़ के इसको ऐसे पढ़ते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जब कंपनी एक खुद एक कॉर्पोरेट बॉडी है तो कुछ लाइबिलिटी कंपनी के पास रहेगी, कुछ लाइबिलिटी मेंबर्स के पास रहेगी। कई बार मेंबर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कई बार मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि उनको नहीं देना होता डेट्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में मेंबर्स भी डेट को दे रहे थे, जो कर्जा था उसको दे रहे थे। सो डिपेंड करता है कंपनी के नेचर पर, अग्रीमेंट पर, मेमोरेंडम पर, मेंबर्स पर, टाइप्स ऑफ मेंबर्स पर। तो इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी वन ऑफ द मेन फीचर कह सकते हैं कंपनी का है, राइट। आगे चलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, हमने क्या बोला कि शेयर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर बेचते हैं लोग, शेयर्स खरीदते हैं लोग, तो वो किस में कर सकते थे, कौन सी कंपनी में कर सकते थे ये चीज, प्राइवेट में या पब्लिक में? ट्रांसफर शेयर्स को या पब्लिक एट लार्ज को हम दे सकते थे शेयर्स, कौन सी कंपनी के अंदर दे सकते थे हम, ऐसा कौन सी कंपनी में कर सकते थे? अभी पढ़ाया ना मैंने, चलो देखती हूँ कितने आप लोग एक्टिव हो। सो पब्लिक कंपनी के अंदर, यस, the shareholders of public interest they can transfer shares as per as rules laid down in the article AOA के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर इन अ केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर हम कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी गुड बिंदु, राधेश्याम जी, वेरी गुड। चलिए जी आगे चलते हैं। कॉमन सील पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। कॉमन सील क्या है? ये फर्म कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये खुद नाम नहीं कर सकता, ये खुद तो अपना नाम नहीं वो कर सकता, नेम बाय इटसेल्फ। तभी तो हम रजिस्टर करवा रहे हैं इसको, तभी तो हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, ताकि इसकी कोई वैल्यू हो सके, ताकि इसका भी कोई नाम हो सके। इट क्रिएट्स बाय द कॉमन सील। ये जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये मिलके एक कंपनी को बनाते हैं और कॉमन सील करते हैं। इस आर्टिफिशियल बंदे को ह्यूमन ही बना रहा है। कौन बना रहा है? मेड बाय ह्यूमन। और कॉमन सील करते हैं, यानी कि सारे मिलके साइन करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। सब कुछ उस एमओए के अंदर, एओए के अंदर मेंशन कर देते हैं, राइट। कंपनी मेड बाय ह्यूमन, दिस आर्टिफिशियल पर्सन मेड बाय द ह्यूमन। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था। नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट पब्लिक इज 7, प्राइवेट को शुरू करने के लिए 2, द मैक्सिमम ऑफ पब्लिक अनलिमिटेड हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट इट रेस्ट्रिक्टेड टू 200। पब्लिक कंपनी के लिए मैक्सिमम मिनिमम 7 और 200 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर इट लिमिटेड फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड 7, while for a private limited company it's 2, the maximum number of members or a public limited company can be unlimited। yes, पब्लिक में अनलिमिटेड हो सकते हैं और प्राइवेट में हमने 2 से स्टार्ट किया था और 200 तक हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और यहाँ पर 7 से स्टार्ट किया था टू अनलिमिटेड, कितने भी हो सकते हैं, टू अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन क्या है? अ कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन, तो लॉ परपेचुएट करता है रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस। इन सिंपल वर्ड्स, कंपनी एक क्या है? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी के कोई भी एसेट्स है, कंपनी की कोई भी वैल्यू है, कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी?
जब कंपनी बंद होगी तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अमंग ऑल पार्टनर्स, अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. सो दैट मीन्स द परपेचुअल person. It does not having restriction on age, कोई age नहीं है. The factors like death, insolvency, retirement और insanity of one or all members does not impact the company. यानी कि अगर कंपनी के इनमें से एक मेंबर को कोई insanity हो गई, रिटायर हो गया, insolvent हो गया, डेथ हो गया, insane हो गया, तो कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं करेगी, उस एक मेंबर को हटा दिया जाएगा, है ना, एक मेंबर को हटा दिया जाएगा. सो यही परपेचुअल सक्सेशन की बात है. चलिए अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द के बारे में, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. किसके बारे में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA. MOA क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? अब तक हम कितनी बार पढ़ चुके हैं शब्द को. मेमोरेंडम के अंदर लिखा होगा, मेमोरेंडम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इस मेमोरेंडम को. चलिए देखते हैं क्या है. लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक बार ऊपर जो हमने फीचर्स किया, कंपनी के बारे में पढ़ा, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के बारे में किया, समझ में आ गया आप सभी को? तभी आगे चलेंगे. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चलिए बात करते हैं. MOA जिसको हम लोग बात करते हैं, एक वाइटल डॉक्यूमेंट है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का. उस कंपनी के MOA से ही पता चलता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की वजह से ही पता चलता है कि उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, डिजाइन क्या है. चले एक एग्जांपल लेते हैं. हम रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, और उसका मेन्यू पढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं अच्छा रेस्टोरेंट, ओह इट्स अ चाइनीज रेस्टोरेंट, अच्छा मेन कोर्स भी है, ऑलराइट डेजर्ट्स भी है, तो हमें पता चलता है ना मेन्यू कार्ड से कि क्या क्या देता है ये. ओके बार फैसिलिटी नहीं है, एनीथिंग हम देख लेते हैं. हम मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, उसके मेन्यू से पता चल जाता है कि ऑल दिस ऑफ जंक एंड बर्गर्स एंड ऑल सब है. पिज्जा इज ऑल अबाउट, पिज्जा हट इज ऑल अबाउट, डोमिनोज इज ऑल अबाउट पिज्जाज. तो आपको उसके मेन्यू कार्ड से ही पता चल जाता है कि व्हाट दे आर ऑफरिंग, व्हाट दे आर ऑल अबाउट, क्या है उनका सिस्टम सारा, है ना. तो चलिए, सो इट एस्टैब्लिश द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपनी. कंपनी क्या है, क्या ऑपरेट करेगी, क्या काम करेगी, सब कुछ इसके अंदर होगा. इट लेज डाउन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी की क्या पावर है, कंपनी की क्या लिमिटेशंस हैं, और गाइड करेगी उसके काम से. भाई ये जो मेरी कंपनी है ये मेकअप कॉस्मेटिक्स बनाती है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स यू हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन, जो मेरे प्रोडक्ट्स है उसके अंदर पैराबिन फ्री हैं, केमिकल्स नहीं है, नेचुरली ऑर्गेनिक है. तो मेरी कंपनी ये बता रही है कि मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मैं किसी भी केमिकल्स को यूज नहीं कर सकती. ये मेरी क्या हो गई, मेरे ऑब्जेक्टिव्स. मैं क्या सर्व करना चाहती हूँ, मैं इस केमिकल वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देना चाहती हूँ. प्लस मेरी कंपनी क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ इसमें लिखा होगा. ये कंपनी के लिमिटेशंस है, क्या पावर्स हैं, इस MOA के अंदर डिजाइन किया जाएगा. एंड उसके अंदर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक असेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि एंटरप्रेन्योर का या बिजनेस ओनर का must understand thoroughly to ensure compliance with the law and avoid legal challenges. तो MOA के हिसाब से ही उसको काम करना होगा, MOA का पालन करना होगा. किसको? एंटरप्रेन्योर को, या फिर जो उसका कौन है, बिजनेस ओनर है, ताकि वो किसी भी लीगल चैलेंजेस को उसके अगेंस्ट काम ना करे. अगेंस्ट काम करेगा तो लीगल चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है. तो ये MOA के अकॉर्डिंग ही चलेगा. दिस आर्टिकल्स एक्सप्लोर डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ MOA एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, एंड द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स ऑल्ट्रेशन. इस MOA को कैसे ऑल्टरेट किया जाएगा, ऑल्ट्रेशन किया जाएगा, द लैंडमार्क केसेस, जो भी इंटरप्रिटेशन है, एंड MOA को हम समझेंगे बहुत ही तरीके से, ठीक है. चलिए पढ़ते हैं.
द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो कंपनी का चार्टर बताती है ऑफ अ कंपनीज फॉर्मेशन, वजह क्या बताती है, वजह, राइट। इट इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट क्योंकि वो डिफाइन करता है लीगल एंटिटी को। ये एमओए ये आर्टिफिशियल पर्सन को क्या करता है, बताता है, इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, ये जो आर्टिफिशियल कॉर्पोरेट पर्सन था, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन था। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट in India, memorandum of association is one of the document that must be filed with the registrar of the companies। क्या करना चाहिए during the incorporation of process, यानी कि जब आप कंपनी को रजिस्टर करा रहे होंगे, अगर आपके पास एमओए नहीं है तो आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो एमओए होना जरूरी है। रजिस्ट्रार उसको देखेगा, उसी के बिहाफ पर क्या करेगा, चेक करेगा, राइट। इट सेट्स आउट द फंडामेंटल एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि उसका नाम, रजिस्टर्ड उसका कौन सा ऑफिस है, कहाँ पर उसकी मेन ब्रांच है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, शेयर कैपिटल क्या है, मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, सब कुछ बताती है। एक रूपरेखा, आउटलाइन बताती है, ये कंपनी है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, सब कुछ बताएगी। ऑल केस क्या बताएगी, ऑल केस बताएगी। एंड कंपनी स्कोप activities serve as a guide to the company's internal operations। सब कुछ समझ रहे हो ना, उस लीगल आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में एवरीथिंग। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज एमओए को किसके हिसाब से बनाओगे, कोई फॉर्मेट होगा, कोई तरीका होगा, ऐसे तो नहीं कुछ भी बना दोगे। जो वो तरीका है वो सारा कुछ आपको कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि एमओए को क्या होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, एसेंशियल्स क्या क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो सब कुछ बता दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। एंड इंक्लूड द मैंडेटरी क्लॉजेस स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। एक्ट ने जो कह दिया है कि ये तो एमओए के अंदर होना ही चाहिए, वो तो डालोगे, ऑब्वियस है, तभी रजिस्ट्रेशन होगा, तभी कंपनी कहला पाओगे। And therefore it is essential for entrepreneurs and business owners to understand the significance of MOA to create the utmost care and attention in detail। MOA को बनाना एक कंपनी से भी बड़ा काम होता है कि जहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जहाँ पर ये जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हुए MOA को बनाएं और डिजाइन करें। ठीक है, कल को उससे आप हट नहीं सकते ना। एक वन टाइम डॉक्यूमेंट हो गया, उसी से ही रजिस्ट्रेशन, उसी से ही आपकी कंपनी की पहचान। So a lot of things are, having in MOA। समझ में आया MOA का कंसेप्ट? Crucial, important document of a company। Yes, आया समझ में? समझ में आया? फिर हम पर्पस पढ़ते हैं इसका। ऑल राइट। सो पर्पस ऑफ MA, जरूरत क्या थी MA बनाने की, क्या जरूरत है, क्यों बना रहे हैं हम, तो इसका पर्पस पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यस, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जो बताएगा कॉलेज आपको क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्या है, कौन से कोर्सेज हैं, क्या एजुकेशन है, सब कुछ करेगा। यस, वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ MOA, द मेन पर्पस ऑफ MOA इज टू डिफाइन द लीगल आइडेंटिटी। फटाफट से पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, क्या है कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी बता रहा है, फॉर्मेशन बता रहा है, फंडामेंटल बता रहा है, एसेंशियल एलिमेंट्स बता रहा है कंपनी के। MOA आउटलाइंस कर रहा है कंपनी को, नेम बता रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस एड्रेस बता रहा है, कितना शेयर कैपिटल है वही रिपीट हो रहा है। एंड बाय डिफाइनिंग दिस क्रूशियल एलिमेंट्स द MOA प्रोवाइड्स द क्लैरिटी दे देता है, ट्रांसपेरेंसी दे देता है कंपनी के स्टेक होल्डर्स को। मुझे कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं कंपनी के बारे में पहले सब कुछ पढ़ लूंगी, मैं स्टेक होल्डर हूँ, ठीक है, और इसी से पढ़ूंगी।
कोई भी इन्वेस्टर्स है, मैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं कहाँ से देखूंगी? एमओए से देखूंगी। शेयर होल्डर हूं मैं, तो मैं सब कुछ देख सकती हूँ। क्रेडिटर हूँ, जिसको मैं पैसा दे रही हूँ उधार पे कंपनी को, मैं क्रेडिटर हुई। और रेगुलेटर हुई, मेरे को पता होना चाहिए। इट सर्व एज अ गाइड टू अ कंपनीज इंटरनल ऑपरेशन, एक गाइड है जो कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन को हमें दिखा रही है बाहर से। हेल्प टू इंश्योरिंग दैट द कंपनीज, हमें मदद कर रही है, इज टू मैनेज अकॉर्डिंग टू द लीगल फ्रेमवर्क। तो हमें पता चल रहा है कि हाँ यार, लीगल फ्रेमवर्क से चल रहा है, कंपनी सही है, इसमें पैसा लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें बता रहा है, तभी तो इसका पर्पस है बनाने का, राइट? तभी तो मैम एक कंपनी ओपन किए हो डेली रिच, बट एमओए को अच्छे से नहीं लिखे हैं। तो लिखो भाई, देख रहे हो अब आप कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। अब देखो कुछ लैंडमार्क केसेस पढ़ते हैं एमओए के बारे में, जान लिया, पर्पस जान लिया, कुछ लैंडमार्क केसेस पढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो क्विकली से खत्म करते हैं लैंडमार्क केसेस को। नंबर 1, अरे ये इतनी वैसे कैसे आ गए चिपके हुए, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। ये देखिए क्यों जरूरी है, उसके ऊपर इन केसेस ने बातचीत की गई है। सो नंबर 1, एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस एन आयरन कंपनी वर्सेस रिच, 1875 का केस है। और मेमोरेंडम एमओए के बारे में इसने बात की। द केस एस्टैब्लिश ऑब्जेक्ट्स क्लॉज मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है एंड डिटरमाइंस द कैपेसिटी और पावर बताता है कंपनी की, और ऑब्जेक्ट बताता है कि क्लियरली स्टेटेड इन द एमओए होना चाहिए एंड इट बियॉन्ड द लीगल पावर ऑफ द कंपनी दैट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज कंसीडर। वही बता रहा है कि भैया कितना जरूरी है, कितना जरूरी है एमओए। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमओए से रिलेटेड है, एमओए की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा केस आता है रयाला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो एमओए है उसके अंदर इंटरप्रेट होना चाहिए, मैनर कंसिस्टेंट होना चाहिए सारे प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। एमओए कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बनना चाहिए और कैन नॉट बी यूज टू सर्कमवेंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स टू एंगेज इन एक्टिविटीज दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एमओए के अंदर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो कि लॉ मना करती है, प्रोहिबिट करती है, रोकती है। नेक्स्ट केस स्टर्लिंग कंप्यूटर्स लिमिटेड वर्सेस पब्लिकेशंस लिमिटेड। इस केस में ये कहा गया था कि जो एमओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसे कोई भी पढ़ सकता है, मैं भी पढ़ सकती हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तभी तो हम पढ़ेंगे, पैसा लगाएंगे, शेयर लेंगे, स्टेक लेंगे। दैट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन अपॉन अ पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब फी। एनी ऑल्ट्रेशन और कोई भी अमेंडमेंट करते हो आप एमओए में मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि आज आपका एमओए अलग, कल आपका एमओए अलग, बहुत तगड़ा प्रोसीजर है। एमओए के अंदर ऑल्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रार के पास जाओगे ऑफ कंपनीज, आरओसी के पास, और वो फिर कंप्लाई करेगा, फिर वो देखेगा, यस करेगा, तब जाके आप एमओए में उसको आप ऑफिशियली नोटिफाई करवाएंगे कि हमने अपने एमओए के अंदर ये चीज चेंज किया पब्लिक कंपनीज के कंसर्न में। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑल्टर एमओए। तो एक बार जो बन गया सो बन गया, अब राइट, बन गया सो बन गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए के बारे में। अभी तक का सब कुछ समझ में आया? यस। तो आज कंपनी लॉ को खत्म कर देंगे। कंटिन्यूसली 1 घंटे से मैं नॉन स्टॉप बोल रही हूँ। नाउ आई नीड सम एयर। समझ में आ गया गाइस? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंडर कंपनी एक्ट। अभी तक हमने एमओए पढ़ा, तो अब मैं बात करने वाली हूँ एओए के बारे में। एमओए के अंदर तो सब कुछ था, ऑब्जेक्टिव, क्यों आपने कंपनी बनाई, क्या है, सारी डिटेल्स थी। नाउ व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? ये एमओए अगर इतना बड़ा है, सो ये एमओए है, तो ये हमारा उसके अंदर क्या है? एओए है। देखते हैं ये क्या अपने साथ लेकर आता है। तो चलिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अ क्रूशियल डॉक्यूमेंटेशन जो डिफाइन करता है इंटरनल मैनेजमेंट को। ये तो बाहर किसके लिए था? एक्सटर्नल, ठीक है। एक हम इसको एमओए को क्या बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे कि ये क्या है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको सब देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय एनीवन, कैन बी सीन बाय एनीवन। ये जो एओए है, अगर ये एक्सटर्नल से, तो ये इंटरनल अफेयर से डील करता है। किससे?
इंटरनल अफेयर्स से, इंटरनल मैनेजमेंट में क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, कंपनी किसका क्या काम होगा. The article of association is outline rules and regulation that govern conduct of a company's affairs, including किसकी डायरेक्टर कौन होगा, डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या पावर होंगी, क्या राइट्स होंगे, कितने मेंबर्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी, कॉर्पोरेट एक्शंस कौन लेगा. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग द इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस ऑपरेशंस. तो ये जो बिजनेस का है, सबकी अलग अलग जो भी मेंबर्स हैं उनमें कितना किसके पास पावर होगी, क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी, किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, ये एक अंदर का डॉक्यूमेंट होता है. MOA, external document which can be read, which can be seen by anyone. हाँ, बट AOA ऐसा नहीं है, ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट का काम होता है, उसके मेंबर्स के काम के लिए ये AOA बनता है. ऑलराइट, आगे चलते हैं. उसके बाद चलिए देखते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर AO के प्रोविजंस कहाँ पर दिए हुए हैं. ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 13 डेफिनेशन रिलेटिंग टू द AOA in section 2 clause 5 and section 5 respectively. तो दो जगह पर दिया हुआ है, कहाँ, एक 2 clause 5 के अंदर और एक section 5 के अंदर. अब 2 clause 5 क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का कहता है कि ये जो AOA है ना, ये जो AOA है ये रेफर करता है डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बताया होता है कंपनीज के अफेयर का. कंपनीज अंदर डायरेक्टर के क्या होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के क्या काम होंगे, मैनेजर्स के क्या काम होंगे, राइट. तो ये सारी चीजें कौन बताता है, दिस AOA बताता है, राइट. आगे चलते हैं. उसके बाद सेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 5 क्या बोलता है, स्पेसिफाइज दैट आर्टिकल AOA मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. यानी कि AOA भी जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, प्लस सारे जो सब्सक्राइबर्स होंगे, यानी कि जो भी मेंबर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे MOA के, वो भी इसके अंदर क्या करेंगे, सिग्नेचर्स करेंगे, और विद एटलीस्ट 1 विटनेस हु अटेस्ट द सिग्नेचर. And the article must be printed and divided into paragraphs, numbers consecutively. तो ये जो जितने भी हमारे rules and regulation ये paragraphs में होंगे, एक के बाद एक सारे rules and regulation मैनेजमेंट के बारे में इस पूरे AOA के अंदर दिया होगा, और सभी members इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे. उसके बाद furthermore the act specifies that the article may contain the provisions for the management of the company. कंपनी के provisions, मैनेजमेंट अंदर कैसे काम करेगी, कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा, अफेयर्स को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, और शेयर होल्डर्स के क्या कंडक्ट होंगे, डायरेक्टर्स क्या करेंगे, अदर मैटर्स जो कंपनी के होंगे वो किस तरीके से काम होंगे, किस तरीके से ऑपरेशन वर्क होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको इस AOA के अंदर पता चल जाएंगी. लास्ट पॉइंट बात करता है, द आर्टिकल में ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रांसफर, एंड इसी आर्टिकल्स के अंदर किस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, एंड द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी कैसे वाइंड अप होगी, किस तरीके से डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किस तरीके से शेयर्स. सो ये जो इंटरनल मामला है कंपनी का, दैट ऑल बी इंक्लूडेड इन दी AOA, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एक डायग्राम से आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है जी, आगे चलते हैं. सो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है. जैसे अभी हमने उद्देश्य पढ़ा MOA का कि उसका क्या पर्पस है, कि लोग जान पाए, लोगों को क्लैरिटी हो. इसी तरीके से AOA का उद्देश्य क्या है, लेट्स डिस्कस. So the articles of AOA serve several purposes under the Indian company law. सबसे पहले एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है. भाई अंदर की जो मैनेजमेंट है उसको भी तो पता होना चाहिए, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या पावर्स हैं, क्या उनके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. सो इसीलिए ये क्या है, एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट है. अब द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, गवर्निंग डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्या डिफाइन कर रहा है, रूल्स को, रेगुलेशन को, उनकी मैनेजमेंट और ऑपरेशन कैसे काम करेगा, ऑपरेशन का कितना काम होगा, किस तरीके से, क्या उनकी टारगेट्स होंगे, क्या उनके काम होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ऑल दैट स्टफ. एंड इट सेट्स आउट द राइट्स, अधिकारों के बारे में बताएगा, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताएगा, एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड ऑफिसर्स. तो इन सभी के बारे में बताएगा, डायरेक्ट करेगा. ऑलराइट, ठीक है जी, ठीक है.
ओके आगे चलते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स, साथ ही साथ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैंडेट्स एवरी कंपनी टू हैव द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कंपनी है और आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है, रजिस्टर कराई है, तो यू शुड हैव, योर कंपनी शुड हैव व्हाट, MOA एंड AOA। तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसके बिना इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, AOA होनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं विच मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने गए हो तो भैया ये 2 डॉक्यूमेंट है मेन, जिनको वो देखेगा, जिनके हिसाब से वो रजिस्टर करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा आपकी कंपनी को, और जब इनकॉर्पोरेट होगी तभी आपकी कंपनी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट क्लैरिटी, क्लैरिटी देता है, प्रोवाइड करता है कि भाई किसको क्या काम करना है, शेयर होल्डर्स का क्या रोल है, डायरेक्टर्स का क्या रोल है, अदर ऑफिसर्स का क्या रोल है, मैनेजमेंट का क्या रोल है, ऑपरेशंस का क्या रोल है। तो सबको सबकी ड्यूटी जब बता देगा तो यार वो क्लैरिटी रहती है ना। आपको तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होगा, यू हैव योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ यू आर एट दैट पोजिशन। सो सिंपल, ठीक है, सिंपल बात है। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मेरे साथ इस बात से सहमत है कि जब हम लॉ टाइम्स में, जब हम लॉ कर रहे थे, या मे बी आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो लॉ कर रहा होगा, तो क्या ये सब्जेक्ट ऐसा था कि जो आपके सर के ऊपर से चला जाता था? अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूं तो जब मैंने कंपनी लॉ पहली बार पढ़ा तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट शेयर्स, डिबेंचर्स, ऑल दीज थिंग्स, MOA, AOA, तो मेरे ना ऐसे निकल गया था ये जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था। तो आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ा और ऐसे क्रॉस हो गया एकदम फ्लाईओवर से? तो लेकिन अब जब हम देखते हैं चीज़ों को, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो चीज़ें सिंपलर हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं समझना। एंड आई होप इस पर्टिकुलर सेशन से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, अगर अभी तक नहीं आई थी तो। आगे चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आगे चलते हैं। द प्रोटेक्शन AOA क्या करता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, बता देता है भाई तुम्हारा क्या काम है, राइट्स बता देता है, प्रोसीजर बता देता है, डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स करने के जो होते हैं उसको एड्रेस करता है। इसी AOA में होता है ना कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, तो कैसे उनको रिजॉल्व करना है, दैट ऑल कहाँ पर होगा, इंक्लूड्स इन AOA। फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकता है कि जैसे हम MOA को बहुत इजीली अमेंड नहीं कर सकते थे, उसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ दोबारा करना पड़ेगा, बट AOA को आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। सूट द चेंजिंग नीड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी के अंदर कोई चेंज आया, कंपनी के अंदर कुछ भी हुआ, तो तब आप इस AOA को टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हुई, कोई चीज़ आपको रीअलोकेट करनी पड़ी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ी, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज करनी पड़ी एक पर्टिकुलर पोस्ट की, देन यू कैन ईजिली अमेंड दी AOA and provided that such amendment comply with the provisions of the Companies Act। बस लेकिन वो जो अमेंडमेंट्स आप कर रहे हो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से होनी चाहिए। आप उसको क्या नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जाके कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। अदरवाइज जो नॉर्मल कंपनी के रूल्स, कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है, तब आप AOA को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। डन। कंपनी लॉ में पास किया, अच्छा वेरी गुड जी। ओवरऑल AOA प्ले अ क्रिटिकल रोल, एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी को चलाने के लिए, और मदद करता है, इंश्योर करता है कंपनी के अफेयर्स जो कि ढंग से, लॉफुल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चलते रहें, ठीक है। एंड वाइल प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को करता रहे। अब आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, आपको ये, अगर आप कंपनीज एक्ट को पढ़ते हो तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर्जरी से रिलेटेड, मिस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपकी AOA के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई क्या कर देता है, मिस रिप्रेजेंट करता है, फॉर्जरी कर देता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट कर देता है, इरेगुलरिटी करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं रिगार्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑफ एक केस है यहाँ पे, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिच। ये हमने पहले भी पढ़ा था MOA के टाइम पर, तो अब देखते हैं। तो ये जो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रीन है इरेगुलरिटी, डज नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर, ये इंडोर मैनेजमेंट का लिए है, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करता। हु हैज नॉलेज ऑफ एनी
irregularity, lack of authority on a part of company's officers. ठीक है, in such cases the outsider cannot rely to the indoor management rule and is bound to make further inquiries. The principle was established in the case कि भाई ये जो इंडोर मैनेजमेंट का सिस्टम है, ठीक है, ये केवल आउटसाइडर के लिए नहीं, अगर आउटसाइडर एक स्टेक होल्डर है तो वो बहुत ध्यान से सोच समझ कर क्या करे, इन्वेस्ट करे या क्रेडिटर बने या कुछ भी बने, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए वो नहीं है ज़रूरी कि इंडोर मैनेजमेंट की खबर या इंडोर मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल वर्ल्ड को दे, ठीक है। तो ये इस केस के अंदर कहा गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्जरी। एक केस हम पढ़ेंगे, रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ था, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये जो था इंडोर मैनेजमेंट AOA का कंसेप्ट, डज नॉट अप्लाई विद द आउटसाइडर डीलिंग विद द फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और अ सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर इज फॉर्ज। अगर मान लो कोई आउटसाइडर डील करता है किसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट से या किसी ऑफिसर के फॉर्ज सिग्नेचर हो रखे हैं, इन सच केसेस कंपनी बाउंड नहीं है उस ट्रांजैक्शन के। अगर मान लो यार कंपनी के नाम पर किसी थर्ड पर्सन ने फॉर्जरी कर दी, गलत ऑफिसर के सिग्नेचर लेके किसी के साथ फ्रॉड करते, तो कंपनी थोड़ा ना देगी। कंपनी के नाम पे तो 100 लोग फ्रॉड करेंगे, 100 लोग फॉर्जरी करेंगे, तो कंपनी थोड़ा ना लायबल होगी। सो यहाँ पर ये समझा रहा है इस पॉइंट को, एन आउटसाइडर कैन नॉट क्लेम द प्रोटेक्शन अंडर इंडोर मैनेजमेंट रूल। द प्रिंसिपल इस केस के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन। एक केस है डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। इसमें क्या हुआ था कि अगर आउटसाइडर को कोई इंड्यूस करता है, ठीक है, इंड्यूस करता है, कन्विंस करता है गलत तरीके से, एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंट करके, फ्रॉड करके ऑफ द कंपनीज ऑफिसर, द इंडोर मैनेजमेंट रूल डज नॉट अप्लाई। सिमिलरली वही फॉर्जरी के लिए उधर उसने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, ऑफिसर के झूठे सिग्नेचर्स दिखाए, कोई दावा दिखाया, यहाँ पे अगर वो मिस रिप्रेजेंट करके कोई भी ट्रांजैक्शन करवा लेता है या कोई भी इंड्यूस कर लेता है थर्ड पर्सन को, तो इंडोर मैनेजमेंट उसके लिए लायबल नहीं है, अप्लाई नहीं होगा। तो ये इस कंपनी में बताया गया था। सो ये सारी चीज़ें हैं AOA, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और लास्ट हम पढ़ेंगे अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है कि द इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट वैलिडेट एन एक्ट दैट इज अल्ट्रा वायरस और बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज लेड डाउन इन मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मान लो यार हमारे MOA के अंदर और AO के अंदर ये पावर्स है, यहाँ तक की पावर दी हुई है, और कोई इसकी लिमिट्स को बियॉन्ड पार करके कोई एक्ट कर देता है, इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट, ठीक है, इससे बियॉन्ड जाकर काम कर लेता है, तो क्या कंपनी इसके लिए लायबल होगी? लेट्स सी। एंड एनी एक्ट, कोई भी जो इसके बियॉन्ड हो जाता है, आगे हो जाता है, एक्सीड कर देता है, इज डीम टू बी अल्ट्रा वायरस, तो वो उसके ऊपर ऑलरेडी अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस एक्ट उसने कर दिया है। एंड ये केस एशबे रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी, इस केस को आपको पढ़ना चाहिए कोर्ट की, इसमें इसको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए विद फैक्ट्स एंड विद द डिसीजन विद द जजमेंट, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया था रिगार्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चले, यहाँ तक ये केस लॉ समझ में आए। अब ये मैंने आपकी रीडिंग के लिए यहाँ पर ये पेज डाला है कि आप यहाँ पर ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे? AOA के अंदर फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू बिकम अ पब्लिक कंपनी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लाइक हमने कहा कि AOA के अंदर आप लोग ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है जी, आपने ऑल्ट्रेशन कर दी, अब ऑल्ट्रेशन में आपने लोग बढ़ा दिए, क्या आप यहाँ पर पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ये एक क्रूशल टॉपिक, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो चलिए फटाफट से इसको पढ़ते हैं हम लोग। टू कन्वर्ट अ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, AO नीड्स टू बी ऑल्टर्ड बाय द एडिंग प्रोविजंस दैट मेक पब्लिक कंपनी। तो अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी करना है तो AO के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस को ऐड करना होगा कि आपकी जो कंपनी है वो प्राइवेट हो जाए। देखो इतना मुश्किल नहीं है, ऑब्वियसली कई बार कंपनीज एक्सपैंड करती है, बिजनेस एक्सपैंड करता है, तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है, पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन हो जाता है, बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर स्टेक्स करते हैं, तो क्या होता है वो बढ़ जाती है कंपनी। सो कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पब्लिक कंपनी खोल दी तो आप, सॉरी, आपने एक बार प्राइवेट कंपनी खोल दी तो आप पब्लिक नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप कैसे? एट द प्रोविजंस रिलेटेड टू द मिनिमम नंबर, पहले तो मिनिमम नंबर के प्रोविजंस को हटाओ, 7 से कर दो इसको
फ्रॉम 2 to 7 कर दो। प्रोविजंस रिलेटेड टू द राइट ऑफ ट्रांसफर शेयर्स के उसको कर दो। हाँ, ऐड प्रोविजंस रिलेटेड टू द इन्विटेशन ऑफ पब्लिक सब्सक्राइब शेयर्स डिबेंचर्स को कर दो। पब्लिक कंपनी की सबके लिए अवेलेबल है, जनरल एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज के लिए अवेलेबल है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए कर दो। स्पेशल रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स के लिए कर दो। इंपॉर्टेंट मस्ट बी मेड इन अकॉर्डेंस फॉर द पब्लिक कंपनी के हिसाब से कर दो। एंड मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ ऑल्ट्रेशन। 30 days के अंदर अंदर उसको एज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवा लो। तो कर सकते हैं केवल अगर आपको प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बनाना है तो पब्लिक के सारे जो प्रोविजंस है उसको फॉलो करते हुए रजिस्ट्रार के पास ले जाना है। रजिस्ट्रार उसको ओके कर देगा, देन योर कंपनी विल बी कन्वर्टेड टू अ प्राइवेट टू बिकम अ पब्लिक कंपनी। सिंपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम ऐड कर दें। अब यार अभी तक हमने पढ़ा कि ये इंडोर मैनेजमेंट क्या था। इंडोर मैनेजमेंट केस लॉस पढ़े ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैम इंडोर मैनेजमेंट क्या है ना। तो चलिए, अगर किसी को नहीं समझ आया था इन केस कि मैम इंडोर मैनेजमेंट क्या था, डॉक्ट्रिन समझ तो गए, लेकिन एक अच्छे ऑफिशियल तरीके से पढ़ते हैं। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज द रूल ऑफ तुर्कौद। इट इज़ अ लीगल कंसेप्ट जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी अब कुछ भी कर लेगी और कंपनी लायबल होती रहेगी, ऐसा नहीं। प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी, जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर, तो बेसिकली कंपनी की भी प्रोटेक्शन है इससे और थर्ड पार्टी की भी प्रोटेक्शन है। with a company based assumption that the internal procedure of the company have been complied with, even if they have not been followed. The doctrine based on the principle that outsider dealing with the company should not be expected to know the internal affairs of a company. तो अगर कंपनी के अंदर इंटरनल अफेयर्स कुछ भी है तो थर्ड पार्टी, यार ऐसे तो थर्ड पार्टी अगर घुसने लग गई तो किसी भी कंपनी का कोई इंडोर प्राइवेसी नहीं रहेगी, इंडोर ट्रांजैक्शंस ही नहीं रहेंगे, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड कहाँ पर, इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 128 पे है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन कहाँ पर दी हुई है, सेक्शन 128 ऑफ दिस एक्ट। एंड एनी एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनी ऑफिसर कंपनी दैट इज कॉन्ट्रोवर्शन, ये वही लिखा हुआ है। नॉन अल्ट्रा वायरस पावर्स, ये जो अभी हमने पीछे केस लॉस पढ़े उसी के बारे में लिखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? समझ में आया? यस एवरीवन, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। किसके बारे में? registration, or we can call it incorporation of a company, or we can call it the incorporation of the company. So section 7 clause 2 specify करता है प्रोसीजर को। किसको? प्रोसीजर को, कि आप कैसे कंपनी को रजिस्टर कराएंगे, कैसे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। एंड To incorporate a company, a subscriber needs to file a company registration paper. पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स को करना है रजिस्ट्रार के पास, जो भी उनकी जुरिस्डिक्शन के होगा, लोकेशन में आपकी कंपनी है, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है वहाँ पर जाएगा। और रजिस्ट्रार जब सारे डॉक्यूमेंट्स को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, सारे रजिस्ट्रेशन पेपर को देख लेगा, तो जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कौन है? जो करवाना चाहता है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड, वो उसको हम सब्सक्राइबर नाम से बोल रहे हैं। सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन पेपर को देगा जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम होगा, कंपनी का एमओए होगा, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग टू द कॉम्प्लाइंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स होगा, रूल्स ऑफ एक्ट को उसने फॉलो कर रखा होगा, नेम, फर्स्ट डायरेक्टरिज्म, ये जो कुछ भी है, आर्टिकल्स, एफिडेविट, डेक्लेरेशन, नॉन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। कंपनी की फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, कॉम्पोजिशन डॉक्यूमेंट्स, प्रमोशन डॉक्यूमेंट्स, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स, कि उसने सब चीज़ें लॉफुली इसको रजिस्टर किए है, लॉफुली ये है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें लिखकर, सारी डॉक्यूमेंट्स लगाकर कहाँ चला जाएगा? रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा, जो भी रूल्स एंड प्रोविजंस दिए हुए हैं इनकॉर्पोरेशन के, उनको कंप्लाइंस करते हुए। राइट? हेलो हेलो पप्पू जी, हेलो। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
नाउ सेक्शन 3 स्टेट्स दैट द कंपनी में फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। आप कंपनी बना सकते हैं किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए, अनलॉफुल इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए, बट अगर आपका लॉफुल कोई प्रोडक्ट है, लॉफुल कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप कंपनी बना सकते हैं। एंड नो कंपनी शैल बी फॉर्म कैरिंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अब आप कंपनी बना लो ड्रग्स बेचने की, अब आप कंपनीज ऐसी चीज़ की बना लो कि आप गन्स बना रहे हो, सो नहीं, यू कैन फॉर्म अ कंपनी फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट्स विद अ लीगल मीन्स, लॉफुल मीन्स से। सेक्शन 7 क्या बात करता है? कंपनीज एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ेंगे। सेक्शन 7 बात करता है प्रोवाइड्स द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो बात करता है सेक्शन नंबर 7। आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दोज जो भी रजिस्ट्रार होगा जो क्या करेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रिसीव करेगा टिल 11/9/2013, वो प्राइवेट कंपनीज एक्ट के विदाउट रेफरिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेड एक्ट। तो बेसिकली जो भी इस डेट के बाद रजिस्ट्रार ये रिक्वेस्ट लेगा कंपनी को रजिस्टर करने की, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजन एंड रूल्स को कंप्लाइंस करेगा, यानी कि फॉलो करेगा। एंड द कंपनीज एक्ट पनिशमेंट फॉर फ्रॉड कहाँ पर दिया हुआ है कि अगर कोई फ्रॉड करता है, क्वेश्चन इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल लेस देन 3 years। तो अगर कोई फ्रॉड तरीके से कंपनी को रजिस्टर करवाता है, कुछ भी करता है, फ्रॉड कंपनी खोलने की कोशिश करता है, तो पहली बात तो वो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं और उसको 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रिलेटिंग टू दी कंपनीज एक्ट। एंड उसके बाद बात करते हैं द कंपनी शैल बी पनिशेबल फाइन, 1 लाख रुपए तक का फाइन विच में एक्सटेंड टू द 25 लाख रुपीज एंड एवरी ऑफिसर ऑफ अ कंपनी डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर कितनी की, 3 साल की सजा की और उसके बाद 1 लाख, जो कि 25 लाख तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, एक केस आपको और पढ़ना है, सलमान वर्सेस सलमान। ये केस आपको एक ज़रूर पढ़ना है, ये आप सभी के लिए टास्क है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, लेकिन आपके लिए एक ये टास्क है कि आपको इस केस को एक बार रीड करना है। लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ टाइप ऑफ, यहाँ पर एक और डेफिनेशन को पढ़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी इज अ टाइप ऑफ लीगल स्ट्रक्चर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच कॉर्पोरेट लॉस विल नॉट एक्सीड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ पार्टनरशिप, इट इज कॉल्ड और द लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि भाई ये नहीं कि आपके जो कर्जा है, ठीक है, जो आपका लॉस है, कर्जा नहीं बोलूंगी, लॉस है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कई बार जो कंपनीज ऐसी भी होती है कि भाई लॉस हो जाए, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हिलनी चाहिए। तो मल्टीपल रूल्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टाइप, कैपेसिटी कैन रेफर टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज एलोकेशन, टेक्निकल थ्रेशोल्ड एंड सेवरल अदर रिलेटिंग कंसेप्ट। तो बिजनेस के हिसाब से क्या कैपेसिटी होगी, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज एलोकेशन होगी, किस तरीके से ह्यूमंस को कहाँ कहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, प्लस टेक्निकल थ्रेशोल्ड क्या होंगे, और ये सारी चीज़ें कंपनी को बनाते हुए सोचना चाहिए। ऑलराइट, चलिए अभी तक का पूरा समझ में आया, तो एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे अभी। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट करके कि अभी तक सही है, समझ में आया सब कुछ, बताइए मुझे। नाउ एक नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, दैट इज प्रॉस्पेक्टस। जल्दी बताइए ना, व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस? Yes, everyone. Did you get this point? Let me have water till then. All right. Let's start. Okay. So today एक टॉपिक को हम और करेंगे, प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, है ना। प्रोस्पेक्टस तो सब जानते होंगे, हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस गए, प्रोस्पेक्टस देखते हैं, किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर देखते हैं, मतलब ये हम कॉमनली इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ब्रोशर्स वगैरह देखते हैं। सो ये क्या है? वेरी गुड, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। चलिए सो देखते हैं प्रोस्पेक्टस क्या है। कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं।
यस। सो गाइज बहुत इजी, अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं दैट वेरी इजी, हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो चलिए, प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है? सो अ प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच अ कंपनी, पब्लिक कंपनी, बेसिकली पब्लिक कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर, जो भी शेयर करेंगे, डिबेंचर्स देंगे, उनके लिए बनाते हैं। अब अगर हम कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो हम देखते हैं ओ कंपनी ये दे रही है, अच्छा ये चीज़ें हैं कंपनी के अंदर। सो हम जान पाते हैं कि व्हाट द कंपनी इज ऑफरिंग, है ना, व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट। उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम देखते हैं और अपना विचार बनाते हैं और अपना इंटरेस्ट जागता है हमारा कि यस हमें इस कंपनी के शेयर्स लेने चाहिए, हमें इस कंपनी के डिबेंचर्स लेने चाहिए। एज पर द कंपनीज एक्ट द डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर टू द सेक्शन 31, ठीक है, ऑफ द नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स। तो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या हो सकता है? एडवर्टीजमेंट हो सकता है, कोई नोटिस हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है जो कि इनवाइट कर रहा है पब्लिक को कि वो पब्लिक उनका सब्सक्रिप्शन ले, परचेज करे किसी भी तरह की सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट। सिंपल है ना, समझ आया? तो चलो, अगर समझ आ गया है तो इसका एक लैंडमार्क केस करते हैं, दैट इज रतन सिंह वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर मेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड। केस क्या कहता है ये? It was decided by the court that an offer received by selective persons from a private company does not constitute to invitation to buy shares from the public. So basically कई बार क्या होता है, देखो जो पब्लिक कंपनीज है वो तो पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रही है, anybody can come, anybody can apply. But if I talk about private companies, they offer to some special persons, स्पेशल लोगों को ही जाएगा, स्पेशल ऑफर होता है, ठीक है, सेलेक्टिव पर्सन्स के पास जाता है। तो वो जो सेलेक्टिव पर्सन्स के लिए जाता है उसको आप पब्लिक एट लार्ज ऑफर नहीं मान सकते। तो ये इस केस में रतन सिंह वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर मेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी के केस में बोला गया था। ऑलराइट,